हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नरेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलते हुए कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हुए हम पूरे नरेशन को आज केवल इस एक वीडियो में ही कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नरेशन को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि नरेशन दो चीज़ों से बना होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसे समझने के लिए हमने ये इमेज इंसर्ट करी है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट बात करते हैं और उसे एज इट इज़ हम एक सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। जैसे कि ये दो लोग बात कर रहे हैं, ही सेज टू हर आई विल कॉल यू टुमारो। अब ये बात हम एज इट इज़ लिख देते हैं कि जो बात इसने बोली ना उसे इन्वर्टेड कोमा लगा करके एज इट इज़ लिख देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एक हमारे पास सेंटेंस है, राम सेज टू मी आई एम हैप्पी। ये बात एज इट इज़ लिख दी, जो राम ने कहा था ना हमें, राम ने जो मुझे कहा था, जो बात कही थी वो एज इट इज़ यहाँ पे एज अ सेंटेंस लिख दी गई। जो बात एज इट इज़ लिख दी जाती है उसे डायरेक्ट कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बात हुई है उसे कुछ चेंज करके, इन्वर्टेड कोमा हटा करके और कुछ चेंज करके जब किसी और को बताई जाती है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट होती है जब दो लोगों के बीच में बात होती है और उस बात को एज इट इज़ बोला जाता है, तब वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब दो लोगों की बात को कुछ चेंज करके और किसी और को बताया जाता है तो वो बात इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट यानी सीधा, और इनडायरेक्ट मतलब उसी बात को घुमा कर के कहा गया है। मीनिंग दोनों का ही सेम रहेगा, लेकिन उस बात को घुमा कर के कहा गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए हम अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड। किसी भी चीज़ को जब रिपीट किया जाता है एग्जैक्टली एज इट वॉज, जैसे कि वो कही गई थी ना वैसे की वैसे उस बात को रिपीट करके लिखा गया है। जैसे कि राम ने कहा कि आई एम हैप्पी, और उसकी बात को बताने के लिए राम सेज टू मी आई एम हैप्पी इन्वर्टेड कोमा लगा करके हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट नरेशन होती है। ठीक है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? यूजुअली इन बिटवीन अ पेयर ऑफ इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के बीच में जब लिखी जाती है तो ये डायरेक्ट नरेशन होती है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच विल स्टिल शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन। ये भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर करती है जो डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग समवंस कमेंट, किसी इंसान ने जो बात कही है, जो कमेंट कहा है, उसे एज इट इज़ डायरेक्ट कर रिपीट करने की बजाय उससे डिस्क्राइब करते हैं कुछ चेंज करके। ठीक है, कुछ चेंज करके हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या बात कही गई थी। बात का सेंस वही रहने वाला है, लेकिन इसमें कुछ चेंज किए गए हैं और इन्वर्टेड कोमा हटा करके कहा गया है वही बात। जैसे कि हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, राम टेल्स मी दैट ही इज़ हैप्पी। पिछला सेंटेंस था राम सेज टू मी आई एम हैप्पी, और राम टेल्स मी दैट ही इज़ हैप्पी। इस सेंटेंस का सेंस है कि ही इज़ हैप्पी। हैप्पी होने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे भी राम ही हैप्पी है और यहाँ पर भी राम हैप्पी है, लेकिन यहाँ पे ये बात डायरेक्ट जैसी राम ने कही थी उसको एज इट इज़ उठा करके रखा गया है, जबकि यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करके फिर रखा गया है। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें स्पीकर कौन होता है। भाई अगर जो हमें किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट, जैसे कि एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन कौन तो बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्या बात बोली जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इनका कंस्ट्रक्शन समझते हैं और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं हम यह बात समझेंगे। ठीक है, अब जो डायरेक्ट नरेशन होता है हमारा, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो वो पार्ट होता है जिसमें हमारा स्पीकर और लिसनर दोनों आते हैं। जिन दो लोगों के बीच में बात होती है वो दोनों लोग आते हैं, और इस पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और एक पार्ट वो आता है जिसमें वो बात डिस्कस, जो बात बोली जाती है, जिस चीज़ पर जिस टॉपिक पर बात की जाती है या जो सेंटेंस बोला जाता है
उसका जो सेंस आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, राम सेज टू मी आई एम हैप्पी। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस हो गए, एक तो हो गया राम सेज टू मी एक सेंटेंस, दूसरा हो गया आई एम हैप्पी दूसरा सेंटेंस। अब राम सेज टू मी में ये जो राम है बोल रहा है, राम स्पीकर है हमारा, राम सेज राम बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मी को, राम मी को बोल रहा है, तो राम स्पीकर हो गया और मी लिसनर हो गया। तो जिस सेंटेंस में हमारा स्पीकर और लिसनर दोनों इंक्लूड होते हैं ना, तो वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस बोलता है स्पीकर लिसनर को जो बात बोलता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ हम समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, तो हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, राम सेज टू मी। जब डायरेक्ट नरेशन, जो किन्हीं भी दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो एक सेंटेंस और उसे हम डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं ना, तो एक सेंटेंस तो हमें ये बताता है कि किन दो लोगों के बीच में बात हो रही है, और एक सेंटेंस हमें ये बताता है कि बात क्या हो रही है। तो पहला हमारा सेंटेंस होता है कि राम सेज टू मी, से टू मी, सेड टू मी। ये जब सेंटेंस आता है, जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा स्पीकर होता है, और इस सेज टू, सेड टू या सेड टू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लिसनर होता है। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो सेंटेंस बोला जाता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो बात कही गई है। ये चीज़ हम अच्छे से समझ गए हैं। अब अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, उसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वाक्य में केवल सेज और सैड ही आता है, इसके साथ कुछ भी नहीं आता है, टू नहीं आता है, तब हम सेज और सैड को एज इट इज़ यूज़ में करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेज यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारे पास केवल सेज है, सेज के बाद में टू नहीं है, केवल सेज है। तब सेज का सेज, अगर जब इस डायरेक्ट सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सेज एज इट इज आ जाएगा, ही सेज दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आगे आने वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए हम ये समझेंगे कि अगर केवल सेज है, इसके आगे टू नहीं है, तो सेज एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब सिंपल है, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा, कोई इंटरोगेटिव सेंस नहीं आ रहा, इम्पेरेटिव सेंस नहीं आ रहा, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के रूप में है। ठीक है, डायरेक्ट एज इट इज़ बोला गया है, इसीलिए इसमें इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है। लेकिन अगर हम बोलने के तौर पर किसी बात को बोलेंगे तो उसमें इन्वर्टेड कोमा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा तो सिंबल होता है, इसे बोला थोड़ी जाता है। तो जब इसको बोलने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारी इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और दैट का यूज़ करेंगे। दो चीज़ क्लियर हो गई। पहली कि अगर सेज हो, इसके साथ टू नहीं हो, तो सेज एज इट इज़ रहता है। दूसरा ये कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट लगा देंगे। जी बिल्कुल, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। तीसरी हमारी चीज़ है कि अगर सेज टू और सेड टू आता है तो उसे टेल और टोल्ड में चेंज कर देंगे। टेल और टोल्ड में किस हिसाब से चेंज करेंगे कि जो हमारा सेज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ HIS लगा हुआ है, तो वैसे वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। सेज चेंज हो जाएगा टेल में, से चेंज होगा टेल में, सेज है तो ये हमारे टेल्स हो जाएगा। ठीक, सेज है तो हमारा टेल्स हो जाएगा, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेज के साथ टू आता है तो उसे टेल में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर सेज अकेला आता है तो उसे केवल अकेला ही यूज़ करेंगे, सेज ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में जब भी सेज और सेड टू के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वहाँ पर मी ऑब्जेक्ट माना जाता है ना, और टेल और टोल्ड के बाद में मी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर ये सेंटेंस है ही सेज टू, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे पास हमारा स्पीकर है, सेज टू को जो बोल रहा है, हमारा जो सेंटेंस है, सेज टू का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ही है, यानी ही हमारा स्पीकर है। लेकिन स्पीकर बोल किसको रहा है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सेज टू है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझा जाएगा मी को, और टेल्स के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। ही टेल्स मी दैट ही गेव ए गिफ्ट फॉर यू। अब फास्टली एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि हमने कौन से 4 रूल्स पढ़े हैं।
अगर किसी भी सेंटेंस में केवल से है तो वो किसी में भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो केवल से हो, सेज हो या सेड हो। ये बात क्लियर है। अगर ये तीनों अकेले हो, इनके साथ टू नहीं हो, तो ये एज इट इज़ ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास से टू है, सेज टू है, सेड टू है, तो क्या होगा? तो बस अगर से है बिना एस या एस के, से टू, तो टेल में चेंज हो जाएगा। सेज टू है एस या एस के साथ, तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। और सैड टू है सेकंड फॉर्म में, तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। दो रूल्स हमें अच्छे से याद होंगे। तीसरा ये कि अगर हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी जो बात बोली गई है, जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है, वो अगर एफर्मेटिव में है, सिंपल है, उसमें न तो कोई सवाल पूछा गया है, न कोई नकारात्मक बात की गई है, न सवाल पूछा गया है, न कोई इम्पेरेटिव चीज़ है, तो वहाँ पे हम दैट यूज़ करेंगे। नकारात्मक हो तो भी हम दैट ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें सेज टू, सेड टू तो यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास उसका सब्जेक्ट है, स्पीकर है हमारे पास कि बोल कौन रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है, अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है तो सुनने वाले की जगह हम मी का यूज़ करेंगे। ये बात क्लियर है हमारी। तो चलिए हम अगला रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेज आई वर्क हार्ड। अब ही सेज आई वर्क हार्ड, ये चीज़ तो हमारे पास है, लेकिन इससे रिलेटेड रूल हमें क्या पढ़ना है? तो हमारा रूल ये है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब वही होती है जहाँ पे हमें स्पीकर और लिसनर का पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। सेज टू वाली, से टू वाली और सेड टू वाली। तो अगर ये जो हमारी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो स्पीकर यहाँ पे मिलेगा और इसका लिसनर हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला है ना, इसके अंदर टेंस से संबंधित किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, उसमें किसी भी प्रकार का टेंस से रिलेटेड चेंज नहीं होगा। चलिए ये चीज़ हमें याद रहेगी। बिल्कुल सिंपल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा। प्रेजेंट यानी एस या एस वाला या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, और फ्यूचर वाला मतलब विल के साथ यूज़ होने वाला, ठीक है भाई। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि ही सेज, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ही सेज एज इट इज़ आएगा। एज इट, सेज एज इट इज़ क्यों आया? क्योंकि सेज के साथ टू नहीं लगा हुआ था। रूल्स पढ़े थे अपने, रटना नहीं है, उनको समझना है, उन्हें याद रखना है। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट लगा देंगे, ठीक है। और एज इट, सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे टेंस से संबंधित कोई चेंज नहीं होगा। जैसे वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब सेम टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम टेंस है। जो चेंज हुआ है प्रोनाउन संबंधित चेंज हुआ है, जिसे हम आगे आने वाली स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। वहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जो है वो फ्यूचर टेंस में हो, विल से आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो विल से आ गया तब भी सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ पे टेंस से संबंधित कोई भी चेंज नहीं होगा। वहाँ पे ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट ही एज इट इज आ जाएगा, विल से का विल टेल हो जाएगा, ठीक है। विल टेल नहीं, सॉरी गाइस, ये विल से का से ही रहेगा, ठीक है। से का से क्यों रहेगा? क्योंकि से के साथ टू नहीं है। से के साथ अगर टू होता तो यहाँ पे हम टेल लगाते हैं। ये चीज़ आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो विल से दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट लिखेंगे। ही वर्क हार्ड, ही प्रोनाउन वाला चेंज है जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। और वर्क हार्ड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्क यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टेंस चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ आ गया, तो ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर का हो, प्रेजेंट वाला ये, फ्यूचर वाला ये, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। फ्यूचर में भी सेम चीज़ रिपीट हुई है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है। तो चलिए अब हम प्रोनाउन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने बात करी थी
कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन होता है ना, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि किन दो लोगों के बीच में बात हो रही थी। राम सेज टू मी, सेज टू वाला जो सेंटेंस होता है वहाँ पे हमें पता चल जाता है। जो सेज टू वाला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमारा स्पीकर होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लिसनर होता है। तो जब भी आप कोई डायरेक्ट सेंटेंस देखें, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखें, तो सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि इस सेंटेंस का स्पीकर कौन सा है और लिसनर कौन सा है। ठीक है, हमने देख लिया कि हमारा स्पीकर कौन सा है और हमारा लिसनर कौन सा है। तो बस फिर जब हम स्पीकर और लिसनर को पहचान चुके हैं, तब हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्पीकर होता है ना, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, उसके लिए वो जब जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए हमेशा आई का यूज़ करूँगी। तो जो बोलने वाला होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जो बोल रहा है, जो खुद के लिए यूज़ करेगा, जब इंसान खुद के लिए यूज़ करता है ना कोई भी चीज़, जो इंसान बोल रहा है तो उसके लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज़ करेगा। जो सुनने वाला होता है उसके लिए हमेशा सेकंड पर्सन यूज़ किया जाता है। और कोई थर्ड पर्सन होता है जिस इंसान के बारे में बात की जाती है। जो इंसान न तो स्पीकर है न हमारा लिसनर है, तो वो हमारा कौन सा पर्सन होगा, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। आई थिंक इज़ दैट क्लियर, दिस इज़ क्लियर ना। तो फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन हमारा लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन द पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। ठीक है, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। अब फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो अगर सिंगुलर फॉर्म में खुद को यूज़ करेगा तो वो होगा आई सब्जेक्ट के रूप में, मी ऑब्जेक्ट के रूप में, माई पॉजेसिव के रूप में, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या क्या डिफरेंस होता है, जैसे माई आ गया ना, तो माई के साथ एक नाउन आना कंपलसरी है। ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, माई बैग, माई फादर, माई मदर, ठीक है, ऐसे। और माइन के साथ दिखाता तो ये भी पोजेशन है, लेकिन इसके साथ कोई नाउन आना जरूरी नहीं है, इसके साथ नाउन नहीं आती है। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ हमें प्रोनाउन वाला जो ये फर्स्ट लाइन है, जो सिंगुलर वाली है, जो स्पीकर हमारा यूज़ करता है खुद के लिए, जो बोलने वाला होता है, अगर वो सिंगुलर हो तो वो अपने लिए एज ए सब्जेक्ट आई यूज़ करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट मी यूज़ करेगा, एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव माई यूज़ करेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन यूज़ करेगा। अगर वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है, प्लूरल सेंस में यूज़ करता है, तो वो अपने लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में वी यूज़ करेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यस अस यूज़ करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आर यूज़ करेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में आर्स यूज़ करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्पीकर की बात। अगर हमारा लिसनर यूज़ करता है, लिसनर को अगर ये स्पीकर लिसनर के लिए कोई शब्द यूज़ करेगा, अगर मैं बोल रही हूँ और मैं मेरी बात जो सुन रहा है उसको एड्रेस करूँगी मैं, तो उसके एड्रेस करने के लिए हम सेकंड पर्सन वाले यूज़ करेंगे यू, और सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होगा और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव होएगा योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होएगा योर्स। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी, अगर वो सिंगुलर होगा तो शी फीमेल के लिए, ही मेल के लिए, और इट अदर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है या एनिमल्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी इसकी हर, हिम, इट। ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म होगी हर, हिज, इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन होगी हर, हिज और इट्स। ठीक है, अगर यही थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाए तो दे सब्जेक्टिव फॉर्म, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव में देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स। पूरी टेबल है, लेकिन अगर आपको इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो वो आपका जो कन्फ्यूजन है ना, वो आगे जब हम सेंटेंसेज में इनको चेंज करेंगे वहाँ पे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि अगर फर्स्ट पर्सन किससे कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन तो बोला जाता है स्पीकर को। जो इंसान बोल रहा है ना, वो अपने लिए जिन शब्दों का यूज़ करेगा वो ये होंगे। अगर वो शब्द सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी आएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो माई आएगा। अगर वो प्लूरल सेंस में यूज़ करता है तो वी आएगा सब्जेक्ट के रूप में, अस आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और आवर आएगा पॉजेसिव के रूप में। सेकंड पर्सन अगर वो स्पीकर लिसनर को एड्रेस कर रहा है, उसको बोल रहा है, उससे रिलेटेड उसके लिए कोई वर्ड यूज़ करेगा तो वो यूज़ करेगा यूँ, सब्जेक्टिव भी यूज़ होगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूँ ही होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर होएगा। थर्ड पर्सन को आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई भी चेंज नहीं लेकर के आता है, थर्ड पर्सन एज इट इज़ रहता है। ठीक है,
जो चेंजेस मेन अकर करते हैं वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन हमारा लिसनर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब प्रोनाउन का चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर सबसे पहले हम ये 3 जो हमारे रूल्स लिखे हुए हैं इनको पढ़ेंगे, इसके बाद में हम ये सेंटेंस कन्वर्जन करेंगे। तो ऑल द फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पीकर। फर्स्ट पर्सन अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके अंदर हमारे कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन यानी ये वाला जो ग्रुप है, अगर कहीं पर भी ये हमारा फर्स्ट पर्सन आ जाए ना, ये फर्स्ट पर्सन, तो किसके हिसाब से चेंज होगा? ये हमारा जो स्पीकर है, बोलने वाला है, जो बोलता है, उसके हिसाब से चेंज होगा। यही बात हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो हमारा स्पीकर होता है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पे भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो उसे हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे? हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, जो इंसान हम बोल रहा है, पूरा सेंटेंस जो बोल रहा है, जो हमारा स्पीकर है, उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। दूसरा कि अगर सेकंड पर्सन यूज़ किया जाता है तो वो लिसनर के हिसाब से चेंज किया जाएगा, ठीक है। जो इंसान सुन रहा है उसके हिसाब से चेंज किया जाएगा जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो नो चेंज रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक बार फिर से फटाफट रिपीट करेंगे हम, आई, मी, माई, और सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होगा वी, अस, अवर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्लियर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा? यू, यू, योवर, ठीक है। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, आई से टू हिम यू आर नॉट ए गुड डांसर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, ठीक है, पता चल गया। अब सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस का स्पीकर कौन सा है। ये मेथड होता है, प्रॉपर मेथड यही होता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारा स्पीकर कौन सा है। तो से टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन आ गया। इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्पीकर होगा हमेशा, तो स्पीकर हमारा आई है। लिसनर, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लिसनर होगा, हिम, ठीक है, हिम हमारा लिसनर है। ये चीज़ हमारी क्लियर है। उसके बाद में हम ये देखेंगे सेंटेंस एफर्मेटिव नेगेटिव में है तो इसे दैट में चेंज कर, इसका जो इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और दैट कर देंगे यूज़, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, हमारा जो स्पीकर है आई एज इट इज़ आ गया। उसके बाद में हमारा से टू आया, से टू, इससे रिलेटेड जो चीज़ थी वो याद है ना, इसको किया टेल में चेंज, ऑब्जेक्ट हिम एज इट इज़ आ गया। दैट कहाँ से आया भाई? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेक्शन है वो एफर्मेटिव और नेगेटिव होता है तो जो इसकी इन्वर्टेड कोमा है ना उसको हटा कर के दैट कर देते हैं, ये दैट यहाँ से आया। अब भाई हमारे पास आ गया प्रोनाउन, ये क्या है? यू। यू कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा पर्सन है ये हमारा सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? हमारे लिसनर के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के हिसाब से, हमारे स्पीकर के हिसाब से, सेकंड पर्सन लिसनर के हिसाब से। तो लिसनर हमारा कौन है? हिम है। यू कौन सा है? या तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अब ये यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म का है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, ये हम कैसे पता चलेंगे भाई? तो ये हमें पता चलेगा कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में यूज़ होता है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अभी ये हमारा जो यू है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आर के सब्जेक्ट के रूप में आया है कि पहले आया है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। और ये जो यू है हमारा सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाता है? लिसनर के हिसाब से, जो इंसान सुन रहा है ना उसके हिसाब से। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा लिसनर के हिसाब से। यहाँ पे क्या है? यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो हिम का कौन सा भाग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है? हिम ऑब्जेक्टिव भाग है, और हिम का ही जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होएगा। तो हिम का ही आ गया। और चूँकि ये कौन सा टेंस है भाई? से वाला, ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए ये नो चेंज होगा। तो हैंस हमारा टेंस जो चेंज हो गया है वो है ही सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू आर नॉट ए गुड डांसर।
तो आई टेल हिम दैट ही इज़ नॉट ए गुड डांसर। ये हमारा चेंज हो गया। इतना टफ लग रहा है, लेकिन इसकी अप्रोच बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये पहचानोगे कि सेंटेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। ये सेंटेंस डायरेक्ट है। कैसे पता चला? इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। चलिए हमें ये पता चल गया। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन है, इसमें हमारा जो स्पीकर है वो कौन है, हमारा लिसनर कौन है। हमारा स्पीकर आई है, लिसनर हिम है। ये भी हम समझ गए। इसके बाद में हम यहाँ पे साथ साथ ये भी देख लेंगे कि ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो जो अंदर का जो है रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये भी हमें याद है, हमें सब कुछ याद है। इसके अंदर का मैटर कुछ भी चेंज नहीं होगा टेंस से रिलेटेड। तो बस ये 3 चीज़ इसने हमारी बहुत हेल्प करी। इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेज टू को टेल में चेंज करेंगे, हिम एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में है तो इसको दैट लगा देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यू चेंज होएगा हमारा लिसनर के हिसाब से। हमारे लिसनर है हिम और यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म है ना, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी इसको सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया जाएगा, ही के रूप में। बाकी सेंटेंस नो चेंज्ड। अब यहाँ पे यू प्लूरल था, ठीक है, तो आर यू हुआ, आर हो गया और टेंस सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जब ये सिंगुलर हो गया तो ये इज़ हो गया। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो अब हमने क्या समझा कि द रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारे ये था, हमारी रूल कब किस चीज़ के लिए अप्लाई था ये हमारा, जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो। ये हमारा बहुत सिंपल सेंस था, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो तब क्या क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले प्रोनाउन चेंज का ध्यान रखेंगे, टेंस भी चेंज होगा और जो सम वर्ड्स होते हैं टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले वो भी चेंज होंगे। तो वो किस तरह से चेंज होंगे, चलिए पढ़ते हैं। टेंस को चेंज करने सीखने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। ये बात हम पैसिव वॉइस वाले सेक्शन में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, हमारे फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होती है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होती है। ये हमारा प्रेजेंट का सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। ये हमारा पास्ट का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, इंडेफिनेट में। और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली एज ए रिवीजन के तौर पर, लेकिन इसका टेंस चेंजिंग है उसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे प्रेजेंट के हैं ना, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है तो जितना भी हमारा प्रेजेंट का मैटर है सारा एज इट इज़ पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो वो पास्ट के इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं। प्रेजेंट का जितना भी टेंसेस का है फॉर्मेशन वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रेजेंट का अगर हम ये चीज़ तो हम समझ गए कि भाई अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों हैं अगर वो पास्ट टेंस में होगी हमारी, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो है ना जो बात बोली गई है वो वाला सेक्शन अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो पास्ट के इंडेफिनेट में,
प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो पास्ट के कंटिन्यूस में, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले सेक्शन में पास्ट का इंडेफिनिट आ गया तब क्या करेंगे, तो पास्ट का इंडेफिनिट आ गया तो उसे परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट का कंटिन्यूस आ गया तो उसे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। बस सिंपल इतना ही तो करना है। पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, सारे प्रेजेंट पास्ट में एज इट इज़, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट, और परफेक्ट है तो परफेक्ट पास्ट का। ठीक है, पास्ट के टेंसेस कैसे चेंज करेंगे ये भी हम समझ गए। लेकिन भाई फ्यूचर का क्या करेंगे, तो फ्यूचर में हर टेंस के अंदर विल शैल तो आता ही है, चाहे इंडेफिनिट देख लो, चाहे कंटिन्यूस देख लो, चाहे परफेक्ट देख लो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस देख लो, सब में विल आ रहा है। ठीक है, तो बस विल शैल को चेंज करेंगे हम, विल को वुड में करेंगे, शैल को शुड में करेंगे। इसके साथ मॉडल्स का भी यूज़ होता है, कैन आ जाता है तो कैन को कुड में यूज़ चेंज कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नो चेंज रहते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पास्ट का ही परफेक्ट आ गया और पास्ट का ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो उनको किस में चेंज करेंगे, तो अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट का परफेक्ट आ जाता है तो वो नो चेंज्ड रहता है, और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो वो भी नो चेंज्ड रहता है। उसके साथ साथ अगर यूज्ड टू आ जाता है, नीड नोट आ जाता है तो वो दोनों भी नो चेंज रहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वर्डिंग हमें और समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा है। उसके बाद में जब हम इनको सेंटेंस में कन्वर्शन करके पढ़ेंगे तो बहुत इजीली सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अगर एक बार हम समझ जाएंगे तो जब हम चेंज करेंगे ना तो एज इट इज़, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुलती है, एक एक परत खुलती जाएगी और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा हमारे लिए। तो चलिए, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में टुडे यूज़ किया होता है तो उसको दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कमिंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टू नाइट को दैट नाइट, लेट नाइट को प्रीवियस, हियर को देयर, दिस को दैट, दिस को दैट, एगो को बिफोर और नाउ को देन, ये हम चेंज करेंगे। लेकिन ये इतने सारे चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ, और इसके साथ ही हम समझते भी हैं। ठीक है, He said to me, it is the best dance of this year. ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब समझिएगा, हमारे पास एक इंसान है, ये ही है और ये मी है। ठीक है, he said, इसने कहा कि it is the best dance of this year, कि कोई भी डांस के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि इट इज़ डांस, ये डांस जो है वो इस साल का सबसे बेस्ट डांस है। ठीक है भाई, इसने कह दिया, ये हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब क्या हुआ कि यही बात कहीं और कही जा रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं उसी साल उसी समय बात की जा रही हो, ज़रूरी नहीं उसी जगह बात की जा रही हो, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं दो इंसानों के बीच में बात की जा रही हो। ये चीज़ हम समझ रहे हैं, क्लियर है। अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है और जब उसे हम ये डायरेक्ट में बात है, लेकिन जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं दो लोगों के बीच में बात हो रही हो। ठीक है, ये बात उन्हीं दो लोगों के द्वारा बताई गई हो, यहाँ पे जो समय है उसी समय ये बात की गई हो सकता है कि ये बात की जा रही हो आगरा के अंदर, जबकि इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो हम जयपुर में कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इसका मीनिंग चेंज ना हो सकता है ये बात 2010 की हो और ये बात है ये 2015 की हो, तो यहाँ पे दिस ईयर 2010 को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी 2010 को, यहाँ पे भी दिस ईयर लगा देंगे तो क्या ये 2010 को इंगित करेगा? नहीं, ये 2015 को इंगित करेगा। तो ये जो ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं, जो चाहे प्रोनाउन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे नाउन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे टाइम से रिलेटेड हो, तो टेंस से रिलेटेड भी कन्फ्यूजन, इसीलिए इन सबको दूर करने के लिए ही हम ये सारे चेंजेस करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या है इस सेंटेंस का मीनिंग। ही सेड टू मी इट इज़ द बेस्ट डांस ऑफ दिस ईयर। ही सेड टू मी, ठीक है, ही एज इट इज़ आ जाएगा। हम देखेंगे ये सेड टू है, यानी ये है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस है तो हमारे जो अंदर का टेंस है ना, ये भी चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जितने भी प्रेजेंट है सारे पास्ट में चेंज होएंगे,
पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही नो चेंज्ड रहेंगे। बिल्कुल याद है हमें सारी चीज़। फ्यूचर में अगर कोई सेंटेंस आता है तो विल को वुड में, शैल का शुड में, बाकी सारा एज इट इज़। चलिए ये चीज़ हमें अच्छे से याद है। उसके बाद में ये हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ये चीज़ भी हमें याद है। हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव में है, इसके अब इसको इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट में चेंज कर देंगे। ये चीज़ भी हमें याद है। अब हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ना, इसके अंदर जो चेंज कर रहे हैं हमें वो समझना है। इसके अंदर है हमारा इज, ठीक है, इज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस है हमारा वॉज। तो पहला चेंज हम टेंस वाला चेंज कर चुके हैं। टेंस वाले चेंज में बस हमें इतना ही चेंज करना है। उसके बाद में ये टेंस रिलेटेड हमारे पास वर्ड आ गया। जो वर्ड्स हम पीछे देख रहे थे, टुडे, दैट, दे वाले, ये सारे। तो अगर हमारे पास दिस ईयर आ गया तो दिस ईयर चेंज होगा दैट ईयर में, ठीक है। दिस ईयर चेंज होगा दैट ईयर में। और ये दैट ईयर का यूज़ क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया था कि दिस ईयर जब ये बात हो रही है ना, उस साल को इंगित कर रहा है। जबकि ये जो बात बताई जा रही है ज़रूरी नहीं कि उसी समय बताई जा रही हो, उसी जगह बताई जा रही हो, उसी इंसान को बताई जा रही हो, इसीलिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है पुरानी। उसने कहा था, क्या कहा था कि ये जो डांस है ना उस साल का सबसे अच्छा डांस था। ये बात हम आज कर रहे हैं, 2010 की बात है, और अगर हम आज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये डांस था। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। लेकिन जो टेंस का चेंज मैंने बताया है, अगर हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, याद करने की ज़रूरत ही क्या है। सारा प्रेजेंट सारा पास्ट में चेंज हो रहा है। पास्ट का जो पहला इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में चेंज हो रहा है, दूसरा कंटिन्यूस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज रह रहे हैं। विल का वुड हो रहा है, शैल का शुड हो रहा है, ठीक है। जो भी दिस है उसका दैट हो रहा है, ठीक है। टू नाइट का दैट नाइट हो रहा है, टू डे का दैट डे हो रहा है। बस इतना ही तो है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस किस में है। सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। कैसे पता चला, इन्वर्टेड कोमा लगाई हुई है, ठीक है। तो हमारा स्पीकर कौन सा है, स्पीकर को पता करने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा सेड है, ठीक है। हमें हमारा सेड मिल गया है। सेड का जो सब्जेक्ट होता है आवर टीचर, ठीक है। आवर टीचर है तो अगर केवल टीचर होता ना तो उसका अलग सेंस होता, तब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इंक्लूड होता, ठीक है। लेकिन इसमें आवर टीचर है मतलब हमारा टीचर, स्पीकर का सेंस आ रहा है ना, तो इसमें ये स्पीकर फर्स्ट पर्सन वाला है। तो ये फर्स्ट पर्सन वाले, अगर इसका जो आई आता है ना, अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें पोजीशन दिखा रहा है, फर्स्ट पर्सन अपना पोजीशन दिखा रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट के अंदर अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन का आ जाए, सिंगुलर आएगा तब तो वो ही यूज़ होएगा। लेकिन अगर प्लूरल आ जाता है ना तो वो भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सेंटेंस में है आवर टीचर सेड, आवर टीचर एज इट इज़ आ गया, सेड एज इट इज़ आ गया क्योंकि सेड के आगे टू नहीं है। अगर टू होता तो हम टोल्ड लगाते। सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव में है, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में वी है हमारा, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, वी कौन सा पर्सन है सबसे पहले तो ये बताओगे आप मेरे को। तो वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, टेबल पढ़ी थी ना हमने वी अस आर वाली, ठीक है। वी प्लूरल है, जी हाँ वी प्लूरल है, तो वी चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे स्पीकर के अकॉर्डिंग, जो बात बोल रहा है उसके हिसाब से। बात बोलने वाला कौन है, आवर टीचर, हमारे अध्यापक, ठीक है। अगर यही वी की जगह आई होता ना सिंगुलर, क्योंकि वो सिंगुलर केवल इस टीचर को इंगित करता, लेकिन इसमें वी है और वी आवर टीचर में आवर हम सबको इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए वी आएगा यहाँ पे, ठीक है। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, और बाकी का जो सेंटेंस है एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन दिस चेंज होगा दैट में, टुडे चेंज होगा दैट डे में। इज दैट क्लियर।
दूसरा सेंटेंस है हमारा ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये, अब हम अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे, हम सीख जाएंगे कि कैसे कैसे हम अप्रोच कैसे करना है हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये डायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इन्वर्टेड कोमा है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्पीकर कौन सा है। हमारा स्पीकर सेड टू का जो सब्जेक्ट है हमारा स्पीकर है ही, और सेड टू का जो ऑब्जेक्ट है हमारा लिसनर है। ठीक है, ये सुनने वाला हो गया हमारा। ही एज इट इज़ आ जाएगा, सेड टू है इसलिए टोल्ड आ जाएगा, मी एज इट इज़ आ जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा देंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पीकर हमारा ही है, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही एज इट इज़ आ जाएगा। कैन चेंज होएगा कुड में, हेल्प आ जाएगा, और अब है यू। हमारा सेकंड पर्सन और चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हमारे लिसनर के हिसाब से, जो सुनने वाला है उसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा मी। अब अगर ये जो नेक्स्ट हमारा थर्ड सेंटेंस है, अगर हम ये इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो देन आई एम डैम श्योर कि आपका जो प्रोनाउन चेंज से रिलेटेड डाउट है ना कभी भी नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि प्रोनाउन चेंज करते कैसे हैं। प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। ठीक है, हम स्पीकर और लिसनर को पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? हमारे रिपोर्टिंग वर्क का जो सेड टू लिखा हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे स्पीकर होगा और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा लिसनर होगा। ठीक है जी, हमने पहचान लिया कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है या सेकंड पर्सन यूज़ किया गया है। फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाला होता है, बोलने वाले को हिसाब से ही चेंज होता है। और अगर सेकंड पर्सन है तो वो हमारा जो लिसनर है, सुनने वाला है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसको बताई जा रही है ना बात, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चेंज कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा ये सेंटेंस कहाँ तक समझ में आता है। अगर ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना तो इसका मतलब हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को भी। यू सेड टू मी आई हैव योर पेन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है हमें। अब सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम पहचानेंगे कि बोलने वाला कौन है, तो बोलने वाला यू है। ठीक है, और सुनने वाला कौन है? मी हूँ, सुनने वाला मी हूँ। ठीक है, हमारा स्पीकर है यू और लिसनर है मी। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो है आई हैव योर पेन। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? स्पीकर के हिसाब से। स्पीकर कौन है? यू। तो आई चेंज हो जाएगा यू में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के हिसाब से चेंज होता है और स्पीकर हमारा यू है, इसीलिए हमारा आई यू में चेंज हो जाएगा। उसी तरह जो हमारा सेकंड पर्सन है, हमारा सेकंड पर्सन है योर। योवर, ठीक है, सेकंड पर्सन इस सेंटेंस में है योवर। सेकंड पर्सन हमेशा हमारे लिसनर के हिसाब से चेंज होता है और हमारा लिसनर है मी। तो योवर पोजीशन दिखा रहा है, हमने देखा था यू योवर पोजीशन दिखा रहा है। तो ये जो लिसनर है ना हमारा, इसकी भी पॉजेसिव फॉर्म ही यहाँ पे आ जाएगी। आई मी माई था ना पोजीशन वाला, माई फादर माई मदर माई पेन। बस ये अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो प्रोनाउन से रिलेटेड आई एम डैम श्योर कि आप कोई भी गलती नहीं करोगे। फिर से समझिए कि यू सेड टू मी, इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि हमारा स्पीकर यू है, लिसनर मी है। ठीक है जी, हमें पता चल गया। उसके बाद जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा है और हमारा सेकंड पर्सन कौन सा है। हमारा फर्स्ट पर्सन आई है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारे स्पीकर के हिसाब से। हमारा स्पीकर यू है तो हमारा ये जो इनडायरेक्ट में चेंज करते ही हमारा जो आई है यू में बदल जाएगा। क्यों बदला? समझ में आ गया, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए ये यू बदल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा सेकंड पर्सन है योवर। अब योवर क्या है, किसके हिसाब से चेंज हो जाता है? योवर हमेशा चेंज होता है लिसनर के हिसाब से, है ना। लिसनर हमारा कौन है? मी है, और मी के हिसाब से यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म आ रखी है। इसकी जो फॉर्म आती है वही की वही फॉर्म इनडायरेक्ट में भी आती है, तो माई पेन। ठीक है, योर पेन का माई पेन कैसे हुआ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि योवर सेकंड पर्सन है,
चेंज होता है लिसनर के हिसाब से, और ये पजेसिव फॉर्म मी, हमारा सेकंड लिसनर है मी और इसकी पजेसिव फॉर्म है माई। चलिए, तो अब तक हम क्या समझ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला और एक रिपोर्टेड स्पीच वाला। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें टेंस से संबंधित कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन संबंधित चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में अगर पास्ट हो तो हमारा ये टेंस भी चेंज हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद है। जैसे कि मैंने बोला था एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपवाद क्या है कि समटाइम्स रिपोर्टेड स्पीच इज अनचेंज्ड। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो बात बोली गई है वो हर हाल में अनचेंज ही रहती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है टेंस से संबंधित। भले ही यहाँ पे पास्ट टेंस भी आ गया ना तो भी ये चेंज नहीं होगा। क्यों भाई, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ये चेंज नहीं होगा? तो अगर किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात की जा रही हो, किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में बात की जा रही हो, किसी ईडियम या फ्रेज के बारे में बात की जा रही हो, तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है ना वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस को समझते हैं हम। ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको चेंज करेंगे, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें याद ही हो गया है कि जब भी सेड टू आएगा तो वो टोल्ड में चेंज होगा। लेकिन अगर केवल सेड आता है तो वो क्या रहेगा, केवल सेड ही रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज होगी क्योंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अगर हम इसको पास्ट में चेंज कर देते हैं तो सन रोज इन द ईस्ट, तो इसका मतलब ये क्या है, क्या अब नहीं उदय होता? नहीं, उदय तो अब भी होता है, हर रोज सन ईस्ट में ही उदय होता है। तो ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। ये बात कल भी सच थी, ये आज भी सच है और आने वाले भविष्य में भी सच ही रहेगी। सूरज पूर्व में ही उदय होता है। तो इस बात का टेंस, इस जो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस है ना, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई ईडियम आ जाती है या कोई फ्रेज आ जाता है तो वो भी अनचेंज्ड ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गांधी जी हैज़ स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ये इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए द टीचर सेड टू को टोल्ड द स्टूडेंट, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट गांधी जी हैज़ स्टार्टेड, हैज़ बीन स्टार्टेड, हैज़ बीन स्टार्टिंग नहीं होगा, हैज़ स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। चीज़ एज इट इज़ आएगी। क्यों आई, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का हम चेंज नहीं करेंगे। कोई भी ऐतिहासिक जो घटना होती है ना उसका भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, भले ही हमारे पास यहाँ पर पास्ट टेंस क्यों ना हो। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए फिर इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस भी है जहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो अनचेंज्ड रहती है। कहाँ रहती है? जहाँ पे टाइम क्लोज का यूज किया जाता है। जैसे कि ही सेड टू मी वाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग, उसने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तुम खेल रही थी। वाइल जो है वर्ड, ये यहाँ पे एज ए टाइम क्लोज यूज हुआ है। टाइम क्लोज यानी एक ऐसे समय को इंगित कर रहा है जहाँ पर दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। कौन कौन सी घटनाएं? मेरा पढ़ना और तुम्हारा खेलना। आई वॉज स्टडिंग एंड यू वर प्लेइंग। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, इसे हम वाइल के द्वारा शो कर रहे हैं। ये एज ए टाइम क्लोज यूज हुआ है और इसीलिए जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो ये नो चेंज रहेगा। ठीक है, अब इसे हम चेंज करते हैं। ही सेड टू टोल्ड मी दैट वाइल आई, कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा किसके हिसाब से? स्पीकर के हिसाब से चेंज हो गया। वॉज स्टडिंग, ठीक है, वो स्टडिंग एज इट इज़ आएगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम क्लोज के रूप में आया है। ठीक है, यू किसके? सेकंड पर्सन लिसनर के हिसाब से चेंज होगा और आई वॉज प्लेइंग। ठीक, चलिए हम समझ गए। अब हमारा दूसरा सेंटेंस भी है, टाइम क्लोज वाला ही है। ही सेड
व्हेन आई मेट हिम ही वॉज जंपिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेन तो WH वर्ड है, इस हिसाब से तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? कोई भी ये व्हेन जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारी कंजक्शन के रूप में भी यूज़ होते हैं और WH वर्ड के रूप में क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंस में भी यूज़ होते हैं। जब इसके बाद में जस्ट हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना, तब वो इंटेरोगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। और जब कोई नाउन आती है ना अदर ये वाली, तो तब ये यूज़ होते हैं एज ए कंजक्शन। इतनी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ज़्यादा डिटेल में जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला, जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाला या कंजक्शन वाला, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो ही सेड, ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही मेट हिम, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहता है, तो ही वॉज जंपिंग, ठीक है। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्हेन जो है यहाँ पर दो घटनाओं को, मेरा उससे मिलना और उसका कूदना, दोनों चीज़ों को एक साथ होने पर इंगित करता है कि जब मैं उससे मिला तो वो कूद रहा था। यहाँ पे भी टाइम क्लोज के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए नो चेंज है ये सेंटेंस। और यहाँ पे भी जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है वो एज ए टाइम क्लोज यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी नो चेंज है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सिंपल चीज़ें हम समझ चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर हमें घुमा करके पूछता है। जैसे हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे थे ना, दो सेंटेंसेस को मिक्स करके, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यही कहता है। जैसे आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। ये सेंटेंस इतना हम पहले भी कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। हमारी टीचर ने कहा कि वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, यहाँ तक हम कर चुके हैं। एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, लेकिन ये जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी है ईडियम या फ्रेज, एज ए फ्रेज है कि कल तो कभी आता ही नहीं है। ये जो फ्रेज है वो नो चेंज रहता है। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जो ईडियम और फ्रेजेज है वो नो चेंज रहती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पूरा ऐसा सेंटेंस आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो आवर टीचर एज इट इज़ आ गया, सेड एज इट इज़ आ गया, दैट चेंज हो गया। कैसे हुआ? सारे नियम कंटिन्यू, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप याद रखते रहेंगे आप। वी, यहाँ पे वी ही क्यों आया, दे क्यों नहीं आया? है तो टीचर, लेकिन टीचर के पहले क्या लगा हुआ है? आवर, ठीक है। हैव का हैड हो गया, टू फिनिश, दिस का दैट वर्क हो गया, टुडे का दैट डे हो गया। उसके बाद में एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज इट इज़ आ गया, है ना। और अब टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज क्यों नहीं किया? टुमारो को द नेक्स्ट डे में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि टुमारो नेवर कम्स ये यहाँ पर एक फ्रेज़ के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए इस फ्रेज़ को एज इट इज़ करते हुए हम इनडायरेक्ट में भी इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और यहाँ से हम यह भी समझ गए कि कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? वी फाइंड आउट दैट हु इज़ स्पीकर। सबसे पहले तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन्वर्टेड कोमा लगी हुई रहेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। हमें सबसे पहले पहचानना है कि स्पीकर कौन सा है और लिसनर कौन सा है। और क्योंकि जितने भी हमारे प्रोनाउन चेंज होंगे ना रिपोर्टेड स्पीच वाले, वो इन स्पीकर और लिसनर के हिसाब से चेंज होंगे, ठीक है। फाइंड आउट द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानो। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जिसमें हमारा स्पीकर और लिसनर होता है, तो उसका टेंस पहचानते ही हमें ये पता चल जाएगा कि अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो पास्ट में हो तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा। ये दो चीज़ हमारी क्लियर होगी। उसके बाद में अगर हमारे पास से, सेज, से टू, सेज टू, सेड, सेड टू है तो उसे किस में चेंज करेंगे? टेल, टोल्ड, टेल्स और टोल्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जो दो चीज़ें हैं ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये सेड भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर केवल सेड आता है तो वो एज इट इज़ ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में से टू या सेज टू आता है या सेड टू आता है तो उसे हम टेल
टेल्स और टोल्ड में चेंज करेंगे। किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? अगर यहाँ पे एस या एस है तो यहाँ पे भी एस या एस लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है और उसकी जगह दैट ऐड करना है। दैट कब ऐड करना है? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंस में हो। चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होगा। कैसे होगा? सारे प्रेजेंट सारे पास्ट में, पास्ट का इंडिफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, और अगर फ्यूचर का विल का वुड में और शैल का शुड में। ये सारी तो हमें अंगुलियों पर ही याद है। चेंज टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स अकॉर्डिंगली। टाइम और प्लेस को इंडिकेटिंग वाले वर्ड भी कैसे चेंज करने हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो सिंपल सेंटेंस को चेंज करना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो ऑल चेंजेस ऑफ टेंसेज, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस ये सारे सेम रहेंगे, कुछ भी नहीं करना। अगर हमने पिछला ढंग से पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हमें याद है। टाइम कैसे चेंज होगा? टुडे, दैट डे। प्लेस कैसे चेंज होगा? हियर का देयर, ठीक है, नाउ का देन, एगो का बिफोर। ये सारी चीज़ें हमें याद है। तो ये सारी एज इट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो भी उसमें ऐसे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज होगी। जो टोल्ड लिखते थे ना हम सैड टू को हटा करके, उस सैड टू को हटा करके हम आस्क्ड कर देंगे। अगर से आ जाएगा तो उसे आस्क करेंगे, से आएगा, से टू आएगा तो उसे हम आस्क करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आस्क की, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है तो आस्क्स, और अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के साथ आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है। ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर पहले जो क्या था कि एफर्मेटिव था तो एफर्मेटिव एज इट इज़ आ जाता था, नेगेटिव था तो नेगेटिव भी आ जाता था नेगेटिव में। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ इफ़। पहले जब इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम दैट यूज़ कर रहे थे ना, वहाँ पे हम इफ़ यूज़ करेंगे। कौन से सेंटेंसेस में? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस विद WH वर्ड देन दैट WH वर्ड विल बी यूज्ड एज कनेक्टर एंड नो नीड ऑफ इफ़, और क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड। क्वेश्चन मार्क जो लगेगा क्वेश्चन की सबसे लास्ट में, जो बात कही जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगेगा उसे हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसे तो हम एफर्मेटिव में बना दिया, और एफर्मेटिव के साथ तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगता ही नहीं है ना। और अगर हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन तो उसके साथ इफ़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि WH वर्ड जो है अगर उसके बाद जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो एज ए क्वेश्चन यूज़ होता है, लेकिन अगर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो एज ए कंजक्शन भी यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। चलिए, हमारे पास है कि टीचर सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है और आस्क्ड का मतलब हो गया पूछना। मी क्वेश्चन मार्क हम ये इन्वर्टेड कोमा हमारा चेंज हो गया इफ़ में। एफर्मेटिव में किस में चेंज हो रहा था? दैट में। वो बातें हम वहीं तक ही सीमित रखेंगे। ये अब इंटरोगेटिव वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो यहाँ पर हम यहाँ वाली चीज़ें ध्यान रखेंगे। और क्यों ये याद कैसे रखेगा? यहाँ पे पूछने का सेंस आ रहा है ना, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। जब पूछने का सेंस आ रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूछने वाला ही वर्ड यूज़ करेंगे हम। आस्क्ड आएगा या फिर इंक्वायर्ड आएगा, ठीक है। आस्क्ड लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने लगाया इफ़, ठीक है। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए हमारा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस उसी स्ट्रक्चर में हमें सेंटेंस को सेट कर देना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? लिसनर के हिसाब से। लिसनर कौन है? मी, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आ गया आई, ठीक है।
फिर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास। आर कौन सा टेंस आ गया, हमारा परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये हमारा आ गया पास्ट कंटिन्यूस वॉज, और बाकी का जो रेस्ट सेंटेंस है एज इट इज़ आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो हट गया। ऐसे ही हम अगला सेंटेंस देखेंगे, टीचर सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। WH वर्ड वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है। टीचर आस्क्ड मी व्हाट, अब ये है इज़, व्हाट के साथ इज़ आ गया, यानी ये क्वेश्चन मार्क में, लेकिन इसे एज ए कंजक्शन यूज़ करना है हमें, जोड़ने वाला। तो जो इज़ है ना हमारा, अगर यहाँ पे रहेगा तो ये सवाल के फॉर्म में रहेगा, इंटरोगेटिव सेंस में रहेगा। तो ये जो इज़ है इसे हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वही सेंटेंस का, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं इसलिए हमने लगाया नहीं। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस ही हो गया। व्हाट एज इट इज़ आ गया, योर नेम, योर, सेकेंड पर्सन, ये चेंज हो गया। इज़ क्या हो गया, वॉज में चेंज हो गया। और इस तरह जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं ना हमारे सामने, उन्हें हम चेंज करेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे। उसे चेंज करने के लिए भी हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे इफ़ लगा देंगे। अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वो WH वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस है उसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद में लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जबकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो ये जो 3 रूल है जो हमने पढ़े थे इस सेंटेंस के साथ में, और वो अच्छे से समझ भी लिए थे। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है ये बाद में हो गई थी और चेंज होकर के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर के यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो ये यहाँ पे हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस, ठीक। तो अब हमारे अगले सेंटेंस पर हम पहुँचते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं कुछ अलग तरह के शब्दों से, जैसे कि हुर्रे, वाओ, एलएस, ओ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उनको अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, हुर्रे वी वॉन द मैच सेड द प्लेयर। हुर्रे मतलब बहुत तेज चिल्ला करके एक रिमार्क होता है, ये एक फीलिंग को शेयर कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप हुर्रे बोलेंगे, अगर आप सरप्राइज हो तो वाह वाओ बोलेंगे, अगर आप दुखी हैं तो आप बोलेंगे एलएस। हाँ, अगर आपको सरप्राइज मिल रहा ओह माय गॉड, ओह। तो ये सारे एक्सक्लेम हैं, एक्सक्लेम्ड यानी चिल्लाते हैं। नॉर्मल वॉइस से हमारी थोड़ी सी वॉइस तेज हो जाती है, ठीक है। ये हमारे एक्साइटमेंट को, हमारी फीलिंग को शेयर करते हैं, और जो वर्ड यूज़ होता है ना उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी शो कर रहा है तो जॉय, एक्सक्लेम विद अगर दुख एक्सप्रेस कर रहा है तो सोरो, और अगर सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच सेड द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जो खिलाड़ी थे ना वो खुशी से चिल्लाए दैट दे हैड वॉन द मैच, कि वो मैच जीत चुके थे, ठीक है। हमारा डायरेक्ट में क्या था कि हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, एंड द सेड द प्लेयर। बोलने वाला हमारे स्पीकर कौन है, द प्लेयर, ठीक है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब कुछ ये थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गई, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जहाँ पे हमारा सैड लिखा हुआ है ना वहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो बोलने वाला है स्पीकर है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो उसी को हम सबसे पहले लेकर के आएंगे, हमारा जो बोलने वाला स्पीकर है सबसे पहले लिखेंगे उसको। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हमारा कनेक्टिव यूज़ होगा। यहाँ पे वी है ना, वी किसको इंडिकेट करेगा, वी कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, बोलने वाले के हिसाब से, और बोलने वाले कौन है, द प्लेयर। तो
दे, थर्ड पर्सन है ना प्लेयर, तो दे। और वोन सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आती है, और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में, तो हैड वोन द मैच। इज दैट क्लियर? अगर हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट जाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट से समझ करके हर क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आए वो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट याद करने में मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स है ना वो थोड़े टाइम, शॉर्ट टर्म्स के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, लेकिन अगर आप बाई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहेगी आपके साथ। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आल्स ही लेफ्ट अस ही सेड। ठीक है, आल्स यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, ठीक है, ही सेड। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेड, हमारा स्पीकर हो गया, जो सैड का जो सब्जेक्ट है ना वो ही हो गया। ठीक है, अब इसे हम चेंज करेंगे, ही सैड को हटा करके एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ चीखे या चिल्लाए, दैट ही हैड लेफ्ट देम। और हाँ, एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, जब हम इसके एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये वर्ड हम हटा देंगे, एलएस को हम हटा देंगे। इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम एलएस को साथ में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो सोरो है ना वो इंगित कर रहा है, वो इसी को डिनोट कर रहा है, इसी का रेफरेंस है वो, तो इसीलिए जब सोरो आ गया तो एलएस हट जाएगा। ठीक है, सोरो दैट ही लेफ्ट अस, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही हैड लेफ्ट अस वर्ब की कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, हमारे स्पीकर के हिसाब से, तो ही हो गया और ही चेंज हो जाएगा देम में, क्योंकि ही का प्लूरल क्या होता है, दे, और दे की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए, जब एक्सप्रेशन वाले समझ चुके हैं तो हमारा जो लास्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको भी क्यों छोड़ते हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो इफ़ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म एज इट स्टार्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्पेरेटिव बोलते किसे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं ना तो वो सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तब हम ये करेंगे कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है ना, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड। अब भाई 4 वर्ड एक साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें 4 वर्ड्स एक साथ यूज़ नहीं करने हैं, हमें जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका भाव क्या है, अगला आदमी कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग लेकर के, उसका भाव समझ के, अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो फॉरबेड लिखेंगे, किसी चीज़ की सलाह दे रहा है तो सजेस्टेड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाव के हिसाब से। एंड इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को तो हम हमेशा हटाते ही, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा रेफरेंस ही करती है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और जब उसे इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो उसकी इन्वर्टेड कोमा तो हटेगी ही, तो उसको हटा करके हम क्या लगा देंगे, टू। हाँ, इसके अलावा इसका जो सेंटेंस का जो चेंज होता है वो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल है हमारा, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ठीक है, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ही सेड, स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ही सेड सेंटेंस आ रहा है। अब हम सबसे पहले तो ये पहचानेंगे कि हमारा स्पीकर कौन है। सैड का जो सब्जेक्ट होता है ना, बोलने का जो सब्जेक्ट होता है, बोल कौन रहा है, तो जो बोल रहा है वही हमारा स्पीकर होगा, ही हमारा स्पीकर है, तो सबसे पहले ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉल द विटनेस नाउ, गवाह को बुलाया जाए, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सैड चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड के अंदर। ठीक है, अब हमारा कनेक्टिव लगेगा टू था हमारा कनेक्टिव, यहाँ पे ये देखिए टू था ना, कब, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, टू हमारा कनेक्टिव लग गया। उसके बाद में सारा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन एक चीज़ हम चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम का डिनोटर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस टाइम की बात डायरेक्ट सेंटेंस में की जा रही हो वही टाइम इनडायरेक्ट सेंटेंस में हो, नहीं। तो जब हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये नाउ तो उस पर्टिकुलर टाइम को इंगित कर रहा है, लेकिन देन नाउ को इंगित कर रहा है। ये इतनी डीप में समझने की बात नहीं है, आपको वो जो टाइम और प्लेस वाला जो चेंज है ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी करना है, बाकी ये चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारे रूल्स हमने पैसिव वॉइस में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे,
तो अब हमारा दूसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव वाला ही, पुट द मैन इन द प्रिजन सेड द किंग। ठीक है, किंग ने कहा कि इस आदमी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ठीक है जी, डाल दिया। तो द किंग सेड, हमारा स्पीकर था किंग, लिख दिया सबसे पहले। इसने क्या किया, कमांड दी, इसने आदेश दिया। ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कमांड भी लिख सकते हैं। कमांडेड टू, टू क्यों आया पता चल गया। ठीक है, पुट द मैन इन द प्रिजन एज इट इज़, पूरा सेंटेंस आ गया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हम अच्छे से समझ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया है, हमने नरेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। एक बार फास्टली रिवाइज करते हैं, देखिए हमें कितनी चीज़ याद हुई है और कितनी चीज़ नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि देखिए अगर कोई दो लोग आपस में बात करते हैं और उनकी बात एज इट इज़ लिखी जाती है तो वो डायरेक्ट होती है। अगर उनकी बात में इन्वर्टेड कोमा हटा करके कुछ उसका सेंस चेंज किए बिना अगर हम उसी बात को इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं कुछ परिवर्तन करके, तो वो इनडायरेक्ट हो गई। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन जो स्पीच वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो बोलने वाला स्पीकर होता है, जो सुनने वाला लिसनर होता है, उसका हमें रेफरेंस मिलता है। वहाँ पे हमारा आएगा से, सेज। अगर से, सेज आता है, से, सेज और सेड आता है, इनके साथ में टू नहीं आता है तो वो केवल अनचेंज रहेंगे, से, सेज और सेड ही रहेंगे। लेकिन अगर इनके साथ में टू आ जाता है तो वो टोल्ड में, टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज हो जाएंगे। किस हिसाब से, ये आप याद रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही में, यानी से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में और सेड है तो टोल्ड में चेंज होएगा जब इन तीनों से, सेज और सेड के साथ में टू हो तो। ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छे से याद है। फिर उसके बाद में क्या था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाले हैं ना सेंटेंस अंदर वाले, वो उनका टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए ये चीज़ भी हमें याद है। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में हो तो टेंस चेंज किस हिसाब से होंगे, टेंस चेंज इस हिसाब से होंगे कि जितने भी प्रेजेंट वाले हैं ना सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। विल, शैल, वुड, शुड में चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ भी हमें याद हो गई। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज का क्या होगा कि जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएंगे ना हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसमें जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएंगे वो चेंज होंगे हमारे स्पीकर के हिसाब से, और जितने भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आएंगे वो चेंज होंगे हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है हमारी। उसके बाद में टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे जैसे कि नाउ तो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एगो तो बिफोर में चेंज हो जाएगा, टुडे तो दैट डे में, प्लेस से रिलेटेड है हियर तो देयर में। ठीक है, ये चीज़ भी हमें याद हो गई भाई। अब एफर्मेटिव है तो इसमें कनेक्टिव दैट लगेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, ये चीज़ भी हमें याद होगी। एफर्मेटिव तक का पूरा मैटर क्लियर है, एफर्मेटिव का चैप्टर क्लोज। अब अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में आ जाए तो कनेक्टर लगेगा इफ़, कनेक्टर लगेगा दैट की जगह इफ़, और सेड टू की जगह जब हम टोल्ड लगा रहे थे तो वहाँ पे लगाएंगे हम आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और जो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में इंटेरोगेटिव सेंस में, उसमें हम क्या करेंगे, उसे एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले है ना उससे सब्जेक्ट के बाद में लगानी है। ठीक है जी, हमने ये भी कर लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया टेंस चेंज करने के साथ साथ, और जितने भी टाइम या प्लेस से रिलेटेड वर्ड हैं वो सारे एज इट इज ही चेंज होंगे। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद में अगर कोई हुर्रे, एलएस या फिर ओह, वाओ ऐसे कोई वर्ड्स से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस है तो उनमें सैड टू की जगह हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद, और जैसा सेंटेंस में अगर खुशी होने वाला है तो जॉय लगाएंगे, और अगर दुखी होने वाला है तो हम सोरो लगा देंगे। ठीक है जी, ये भी हम कर लेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है, तो उनमें हम क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना उसका सेंस देखेंगे कि ये क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। जो इंसान कर रहा है ना वो हम लिख देंगे, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है तो सजेस्टेड लिख करके यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगेगा
टू, और वर्ड को एज इट इज़ लिख देंगे, पूरे सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे। जितने भी टाइम और प्लेस से रिलेटेड चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंगली होंगे, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस भी हैं वो भी होंगे। तो ये हमारा नरेशन का जो चैप्टर है, जो बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, टिपिकल भी माना जाता है, मैंने सिंपलेस्ट मैनर में आपको एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले ये कुछ प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि जब हम भी चेंज करते हैं किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही चेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को पहचान लेंगे, प्रोनाउन के चेंज के बारे में देख लेंगे, टेंस का चेंज देख लेंगे, टाइम और प्लेस का चेंज कर देंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस में, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस हो तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। और कुछ ऐसा सेंटेंस है जिनमें कोई चेंज ही अप्लाई नहीं होता, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस हो गया हमारा, या फिर जो ईडियम और फ्रेजेस वाला हो गया वो। तो यहाँ पे हमारी नरेशन की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, पैसिव वॉइस का, नाउन का, ईडियम और फ्रेजेस का और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप चेक करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून। थैंक यू।